हेलो एंड वेलकम टू स्टडी विद जॉब यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बिहार पुलिस का सेट 2। तो थोड़ा सा सेट आने में लेट हो गया। ओके, तो इसके लिए ना माफ़ी भाई, क्योंकि ना मेरा तबीयत ख़राब था। सभी लोग से काफ़ी लोगों ने व्हाट्सएप पे मैसेज किए थे कि सेट 2 लाइए, लेकिन हम नहीं ला पा रहे थे क्योंकि ना थोड़ा सा बोलने में प्रॉब्लम हो रहा था। हम रिकॉर्ड नहीं कर पा रहे थे। 10 मिनट 20 मिनट रिकॉर्ड कर देते, फिर उसको ना स्टॉप करना पड़ता था। ठीक है। तो आज हमने कोशिश किया कि पूरा अच्छा से रिकॉर्ड करेंगे। और बहुत लोग कॉल भी करके कुछ कुछ बोल दिए थे कि मतलब एक कोई भी सेट कंप्लीट नहीं करते हो, 2 वीडियो डालते हो फिर गायब हो जाते हो, डालना है तो पूरा डालो नहीं तो छोड़ दो। एक गर्ल्स कॉल की थी, पता नहीं कहाँ से थी, डायरेक्ट उनका लैंग्वेज बहुत रूड टाइप का था। बट कोई नहीं, सिचुएशन थोड़ा सा ठीक नहीं था, इस कारण हम वीडियो वगैरह नहीं डाल रहे थे। लेकिन अब हम कंटिन्यू वीडियो करेंगे। तो चलिए हम लोग आज सेट 2 देखते हैं, कल सेट हम लोग 3 देखेंगे। आज हो सकता है बहुत डिटेल में हम लोग चीज़ें नहीं देखें, लेकिन देखेंगे अच्छे तरीक़ा से। ठीक है, तो चलिए हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है कि प्रेरित धारा की दिशा निम्न किसके द्वारा प्राप्त होती है। प्रेरित धारा की जो दिशा है वह निम्न किसके द्वारा प्राप्त होती है। तो जो प्रेरित धारा है यह फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से के द्वारा प्राप्त होती है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। फ्लेमिंग के जो दाएं हाथ का नियम है उसमें जो है वह ऐसे, वो जो दाएं हाथ का नियम उनका काम करता है, जिसमें ये जो होता है, ये अंगूठा अंगूठा जो होता है, यह अंगूठा काम करता है। और अंगूठा जो होता है यह क्या बताता है, अपर जो अपर्चर होता है उसकी दिशा बताता है। यह होता है मध्य, जो ए जो होता है मध्य, और जो मध्य होता है यह चुंबकीय क्षेत्र का दिशा बताता है। और जो होता है यह जो होता है यह प्रेरित धारा, जो क्वेश्चन पूछा गया वो प्रेरित धारा की दिशा बताता है। ठीक है, तो जो ये दाएं हाथ का फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम है ये बताता है। जो ये फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम है ये आपको जनरेटर पे काम करता है, यानी ये जनरेटर के लिए बना हुआ है। और जो फ्लेमिंग का जो बाएं हाथ का जो नियम है वह आपको मोटर के बारे में जानकारी प्राप्त कराता है। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। प्रेरित धारा की दिशा अगर बात करें तो एक लेंज का नियम आता है, उससे भी प्राप्त किया जाता है। लेंज का नियम से भी प्राप्त किया जाता है। तो यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आज हम बहुत ज़्यादा कुछ लिख नहीं रहे, लेकिन कोशिश करेंगे मुंह से ही बोल के आपको सब चीज़ बता दें। बोल रहा है एक 100 वाट की बिजली का बल्ब 10 घंटे जलता है, 5 रुपए प्रति यूनिट की दर से कितना विद्युत का खर्च होगा। देखिए, अगर आपको निकालना होगा कि कोई भी इस टाइप का क्वेश्चन है न्यूमेरिकल टाइप का, तो आपको ना एक फॉर्मूला याद रखना है। अगर विद्युत का खर्च निकालना है, विद्युत का खर्च विद्युत का खर्च, तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला है पी। पी मतलब पावर, यानी कितना वाट का पावर उसमें दिया जा रहा है। पी इंटू एन। एन मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, यानी किसमें कितना डिवाइस को हम लोग यूज कर रहे हैं उस वाट के बिजली पे। ठीक है, उसके बाद नंबर ऑफ डिवाइस, जैसे कभी फ़ोन, रेफ्रिजरेटर हो गया, फ़ोन हो गया, और आप मिक्सचर मशीन यूज़ कर रहे हैं, लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं, तो ये सब जो है यूज़ आपको वहाँ पे ऐड करना है। ठीक है, एन की जगह पे। फिर आता है कितना देर यूज़ कर रहे हैं, टाइम। ठीक है, फिर आपको आता है कि कितना यूनिट बिजली है, यानी यूनिट, कितना यूनिट जो एक्सपेंडिचर है, यूनिट यूआई लिख देते हैं, मतलब कितना पर यूनिट एक्सपेंडिचर आप यहाँ पे दे रहे हैं रुपया। अब भागा देना है आपको वो 1000 से। अब देखिए यहाँ पे पी कितना 100 है। ओके, 100 कर देते हैं। एन कितना है, एक ही बिजली का बल्ब है तो 1 कर देते हैं। समय कितना लग रहा है, 10 घंटा लग रहा है तो 10 कर देते हैं। बिजली का यूनिट कितना है, 5 रुपये पर यूनिट है, 5 कर देंगे और 1000 से भाग दे देंगे। 1000 से भाग दीजिएगा तो 3 जीरो कट जाएगा, यहाँ 1 जीरो से 5 रुपये आंसर आ जाएगा। यानी अगर 100 वाट का बिजली का बल्ब अगर आप 10 घंटे जलाते हैं और 5 यूनिट आपको प्रति यूनिट की दर से जो है वह विद्युत आपका खर्च हो जाएगा 5 रुपया का। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपवर्तन के दौरान अपने पक्ष से मुड़ जाती है। दूसरे माध्यम में प्रकाश के मुड़ने का क्या कारण है। इस पर हम बहुत अच्छा से आपको समझा रहे हैं। ठीक है, आप ना समझिएगा। सबसे पहले इसका आंसर होगा चाल भीन हो जाता है। क्या हो जाता है, चाल भीन हो जाता है। इसमें दो ही कंडीशन आता है, हमने एक पेज लिया करेंगे आपके लिए, थोड़ा सा हम और अच्छा से, ताकि हम समझा पाए आपको, क्योंकि इससे ना क्वेश्चन आता है। देखिए यहाँ पे हम एक पेज लेते हैं। दो कंडीशन होता है, एक होता है सघन माध्यम और एक होता है विरल माध्यम। क्या होता है, एक होता है सघन माध्यम, एक हो रहा है विरल माध्यम। और इसमें ना बहुत लोगों को कन्फ्यूजन है, तो बहुत लोगों को तो ये भी पता नहीं चल रहा है कौन सघन माध्यम है और कौन सा विरल माध्यम। सघन माध्यम नाम से ही लग रहा है सघन। सघन मतलब उसमें बहुत ज्यादा घन होगा। घन मतलब क्या हुआ, बहुत ज्यादा घन होगा, यानी उसके पार्टिकल बहुत नजदीक नजदीक होंगे, यानी वो जो है थोड़ा सा जो है वो मजबूती टाइप का होगा, यानी उसके पार्टिकल नजदीक होगा, थोड़ा सा घन टाइप के होगा। मतलब हम लोग गांव के बोलचाल में भाषा में बोलते हैं ना कि वो घन है, तो बिल्कुल वो घन टाइप का होगा।
ठीक है। तो जब घन टाइप का होगा, मान लेते हैं एक घन टाइप का है, बिल्कुल यहाँ पे जो है वो सघन माध्यम है। ये कौन सा माध्यम है? सघन माध्यम है। और ऊपर बिल्कुल कुछ नहीं, बिल्कुल खाली है, तो ये क्या हो गया? विरल माध्यम हो गया। ये क्या हो गया? विरल माध्यम हो गया, और इसको हम लोग मानते हैं अभिलम्ब। ठीक है। तो जब क्या होगा कि जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में आता है, तो कोई भी जो वस्तु अगर विरल माध्यम से सघन माध्यम में आता है, तो वो जो होता है वो अभिलंब के नजदीक वह मुड़ जाता है। क्या होता है? अभिलंब के पास आता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि जब जब ऊपर कोई पार्टिकल नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन जो प्रकाश आ रहा है बिल्कुल फ्री है, उसको कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, तो वो पूरा मतलब एक होता है ना हम लोग के गांव में कि अब क्या होता है कि जो है वो फ्री की से आपके पहले फ्री छोड़ देने से वो आदमी पूरा इंजॉय करते रहता है, फ्री रहता है। और जैसे ही उसके चारों तरफ से थोड़ा सा कोई कोई रिस्ट्रिक्शन लगाने लगता है, इसका मतलब क्या हुआ? यानी घेरा बनाने रहता है, यानी सघन माध्यम आ जाता है, तो क्या होता है? जो अपने घर के आसपास जो नजदीक होता है वो आने लगता है। तो ऐसा ही ये प्रकाश है। ये क्या हुआ? जैसे ही इसको सघन माध्यम में गया, तो यहाँ बहुत सारे पार्टिकल हैं, उसको मूव करने में दिक्कत हो रहा है, उसका स्पीड कम हो चुका है, तो क्या होगा? अपने घर के पास यानी जो है अभिलंब के नजदीक आएगा। ऐसे समझ सकते हैं, कैसे? अभिलंब के नजदीक आएगा। ठीक है। यानी आपको कहने का मतलब यह हुआ कि जब जो है अगर आप किसी आदमी को फ्री छोड़ते हैं तो खूब उड़ता है, और थोड़ा सा ज्यादा आप रिस्पेक्ट वगैरह देने लगते, नहीं होता है कि थोड़ा सा चलो रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट दे देते हैं, तो वो थोड़ा सा वैसे होने लगता है, उड़ने लगता है। ठीक है। तो ऐसे आप समझ सकते हैं। तो ये जो है, हाँ, एक मेन पॉइंट आपको ये रखना है कि सघन माध्यम में आने से जो लाइट का स्पीड है वो कम हो जाता है। ठीक है। तो इस जैसे ही ये पॉइंट आपके दिमाग में रहेगा, तो जैसे ही स्पीड कम हो किसके? अभिलंब की तरफ जाएगा। और यहाँ पे एक और देखिए। ठीक है। यहाँ पे देखिए, ये है सघन माध्यम, नीचे सघन माध्यम है। ओके। सघन माध्यम मतलब जो है बहुत घन है, सघन माध्यम है, और ऊपर है विरल माध्यम। ठीक है। ऊपर है विरल माध्यम। अब प्रकाश जो है इससे जाती है सघन माध्यम से विरल माध्यम में। अब क्या होता है? पहले जो है अगर आप किसी को दबा के रखेंगे, बहुत ज्यादा उसको चारों तरफ से घेर के रखेंगे, तो क्या होगा? घेर के रखेंगे तो बिल्कुल शांत रहेगा, आराम से जाएगा। और जैसे ही घेरा खुलेगा वो बहुत फ्री हो जाएगा। वैसा ही यहाँ पे जो प्रकाश है वो सघन माध्यम में बिल्कुल इसका स्पीड कम है, जा रही है, जा रही है आराम से, कोई दिक्कत नहीं। जैसे ही बाहर निकली, देखिए कि यहाँ पे तो कोई रोक टोक करने वाला नहीं, तो वैसा ही अभिलंब से दूर भागने लगेगी। क्या भागने लगेगी? अभिलंब से दूर भागने लगेगी। ठीक है। तो आप ऐसे कर सकते हैं, जैसे आप लोग देखते होंगे अ, ऐसे ही होता है। जब बड़ा जो बच्चा होता है वो छोटा होता है। ठीक है। तो जब तक वो दौड़ नहीं पाता है, आप उसको गोद में रखते हैं, दौड़ना सिखाते हैं, और जब जैसे ही वो दौड़ना सीख जाता है, उसके बाद उसको सहारा जब लेने का जरूरत नहीं होता है, तो फ्री होकर पूरा अपने दौड़ना स्टार्ट करता है। वैसा ही यहाँ पे है। जैसे यहाँ सघन माध्यम, इसके चारों तरफ से रेस्ट्रिक्शन है, इसको क्या है? पार्टिकल से टकरा हो रहा है, इसका स्पीड भी कम है। क्या है? इसका स्पीड कम है। और जैसे ही बाहर निकला विरल माध्यम में, कोई इसको रोक टोक करने वाला नहीं है, तो क्या हुआ? अभिलंब से दूर भाग गया। ठीक है। तो ऐसे आप समझ सकते हैं, और बस यही कंसेप्ट आता है। जब सघन से विरल में जाता है तो अभिलंब से दूर भागता है, और जब विरल से सघन में आता है तो अभिलंब के नजदीक आता है। और इससे ना जाने कितना बार क्वेश्चन आया है, रेलवे में, बिहार पुलिस में, बहुत बार। चलिए हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा, बहुत इजी कंसेप्ट है। इसमें तो बहुत लोगों को पहले से पता भी होगा। 4 नंबर क्वेश्चन है, किसी एक समान वृत्तीय गति में वेग सदिश एवं त्वरण सदिश इस रूप में किससे संबंधित है? इस रूप में जो होता है वह एक दूसरे के लंबवत होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। जो जब वेग सदिश होगा और त्वरण सदिश होगा, तो दोनों एक दूसरे के लंबवत होगा। अच्छा, पता है बहुत लोगों को ना अदिश और सदिश में बहुत कंफ्यूजन होता है। ठीक है। बस उन लोगों को क्या रटा दिया जाता है कि अदिश में केवल परिमाण की जरूरत होता है। ठीक है। परिमाण की जरूरत होता है। और सदिश में क्या होता है? सदिश में परिमाण और दिशा दोनों की जरूरत है। अभी परिमाण और दिशा क्या होता है, परिणाम और दिशा क्या होता है, किसी को नहीं पता। मतलब पता है लेकिन उतना लोग समझ नहीं पाते। सिंपल देखिए हम बताते हैं। देखिए, अगर आप टेम्परेचर पूछेंगे तो मान लेते हैं, चलिए ठीक है, ये मेरा फोन है। ठीक है। इस फोन का टेम्परेचर कितना है? मान लेते हैं इस फोन का टेम्परेचर जनरली 37 डिग्री होगा। ओके। तो 37 डिग्री इसका टेम्परेचर है, बात खत्म। ओके। अगर आपसे पूछा जाए कि ये जैसे ए बाला है, ठीक है, ए बाला का मान लेते हैं टेम्परेचर कितना है। ठीक है। मान लेते हैं टेम्परेचर इस बाला का कितना है, तो आप बोलिएगा कि ठीक है चलिए 35 डिग्री है। ओके, बात खत्म। अगर पूछा जाए ए बाला जो है या कितना केजी का है, 100 कितना केजी का होगा, मान लेते हैं 1 केजी का है, बात खत्म। लेकिन जब आपसे पूछा जाए ए बाला ऐसे मूव कर रहा है, तब आपसे पूछा जाए इसका जो वेग कितना है, वेलोसिटी कितना है, तो उसमें वेलोसिटी में आ जाएगा कि वेलोसिटी के साथ मूव भी कर रहा है और किस दिशा में मूव कर रहा है।
यानी इसमें जैसे मान लेते हैं 10 मीटर प्रति सेकंड से यह मूव कर रहा है, तो 10 मतलब क्या हुआ, एक परिणाम भी आ गया, और मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है, किस दिशा में मूव कर रहा है ये भी आपको बताना पड़ेगा। तो यहाँ पे दिशा और परिणाम दोनों का बात आ गया। तो ये जो हो गया यह इसमें सदिश में दिशा और परिणाम दोनों आता है, और जैसे अदिश जो होता है उसमें केवल और केवल परिणाम आता है, यानी केवल उसमें नंबर टाइप का ही होता है। आप ऐसे सिंपल समझ लीजिए, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये भी समझ गए होंगे। बहुत लोगों को इसमें कंफ्यूजन होता है, हमको भी बहुत कंफ्यूजन था 12th वगैरह में। 5 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ग्राफ गुरुत्व के अंतर्गत स्वतंत्र रूप से गिरने वाली किसी वस्तु के वेग परिवर्तन को प्रदर्शित करता है। अब जब कोई स्वतंत्र है ऊपर से गिरेगा, स्वतंत्र है तो बहुत तेजी से गिरेगा, उसके बाद ऊपर से कोई वस्तु आते रहता है तो वो उसका हर पॉइंट पर त्वरण जो है उसका बढ़ते रहता है, क्योंकि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण उसको खींचते रहता है। तो जो है ग्राफ जो होगा डायरेक्ट नीचे का उसका ऐसे ग्राफ बनेगा। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अनुप्रस्थ तरंग में माध्यम के कण किस प्रकार की गति करती है। अनुप्रस्थ तरंग में जो माध्यम के कण हैं वह किस प्रकार की गति करती है। तो यह जो है लंबवत दिशा के संचरण की दिशा में कंपन करते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, अनुप्रस्थ तरंगे। ठीक है, ये आप राइट आंसर। अनुप्रस्थ तरंगे किस में होता है, क्वेश्चन है, तो ठोस और द्रव में होता है। ठोस एंड द्रव में केवल अनुप्रस्थ तरंगे होता है। प्रकाश भी एक प्रकार का अनुप्रस्थ तरंगे, जो भूकंप आता है, भूकंप में जो तरंगे होती है, ठीक है, वो भूकंप में 3 प्रकार की तरंगे होती है। तो इस तरंग जो होती है वो अनुप्रस्थ तरंगे होती है। ठीक है, जो सितार हम लोग बजाते हैं, सितार जो होता है ये भी इस जो है वो अनुप्रस्थ तरंगे का उदाहरण है। 7 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थिति में कुंडली में कोई भी विभवांतर प्रेरित नहीं होगा। अब ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ, किसी क्षण चुंबक के एक स्थित कुंडली की ओर गतिमान होने पे बिल्कुल नहीं। किसी कुंडली के एक स्थिर क्षण चुंबक की ओर गतिमान होने पे बिल्कुल नहीं। कुंडली और क्षण चुंबक दोनों के समान चाल से समान दिशा में गतिमान होने पर ही जो है कुंडली में कोई भी विभवांतर प्रेरित नहीं होगा। तो ए राइट आंसर है। कुंडली और क्षण चुंबक के समान चाल से एक दूसरे के ओर तो बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे तीसरा नंबर सही है। तीसरा नंबर कितने ऑप्शन में, ऑप्शन ए में दिया, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है, किसी छड़ चुंबक से चुंबकीय क्षेत्र में से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसमें परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। ठीक है, जो छड़ चुंबक है तो चुंबकीय क्षेत्र में क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र में परिणाम होता है और दिशा दोनों होता है। चुंबकीय क्षेत्र जो होता है एक प्रकार का सदिश राशि है। ठीक है, तो इसमें ये होता है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र होती है। बिल्कुल ये सही बात है। चुंबकीय क्षेत्र कैसे होती है, चुंबकीय क्षेत्र एक बंद वक्र की तरह जो होती है चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र अगर आप देखेंगे जो है वो सर्च करेंगे गूगल पे, तो इस टाइप का कुछ पीक आएगा। तो एक और दो दोनों यहाँ पे सही, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है, C60 एक अणु है जिसमें एक किसके रूप में व्यवस्थित 60 कार्बन परमाणु होते हैं। ठीक है, 60 कार्बन परमाणु जो होते हैं 12 पंचभुज होते हैं और 20 षष्ठभुज होते हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। और इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में है तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, अगर आ रहा है तो बनाइए, नहीं तो छोड़ दीजिए। 10 नंबर क्वेश्चन है, एक निश्चित तर्क के अनुसार 8 40 से संबंधित है, 3 15 से संबंधित है, तो 52 का निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। 8 5 40, 3 5 15, तो 52 5 कितना होता है, 500 का 200, और 5 दूनी नहीं नहीं 5 5 25, 250, और 5 दूनी 10, 260 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। बोला नीचे दिए गए आकृति में त्रिभुज कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, बस 7 ही त्रिभुज है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन, नीचे दिए गए पैटर्न का ध्यान पूर्वक अध्ययन करें और दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो इनमें चिन्हित प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे 16 और 14 कितना होता है, 30 होता है, और 17 और 30 कितना, 17 और 13 30 होता है। 17 और 4 कितना होगा, 21 होगा। 12 और 9 21 होगा, यानी एक दूसरे के जोड़ने पे सेम आएगा। तो यहाँ पे 32 और 17 कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। तो 29 में 20 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 20 जोड़ेंगे तो ये भी 29 10 39, और 10 49 20 जोड़ने पर जो है 49 आ जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है, द ग्रेट लीडर इज नो मोर, यानी जो ग्रेट यानी महान नेता थे जो अब नहीं रहे, तो इसके लिए क्या बोलिएगा, हेलो, बिल्कुल नहीं, ऐसे थोड़ी हेलो अरे महान नेता नहीं रहे, अब बोलिएगा आ जो महान नेता थे वो अब नहीं रहे, ऐसे बोलिएगा ना। मतलब क्या हुआ, अरे हाय, आप ऐसे ही बोल सकते हाय भगवान, हम लोग बोलते हैं ना घर में कुछ हो जाते, हे भगवान ये क्या हो गया, बेचारा नहीं रहे। तो ऐसे ही हाय बोलना है। तो यहाँ पे आपको जो शब्द होगा वह यूज होगा अलास। अलास मतलब तो होता है हाय, है ये नहीं रहे, इतना महान नेता नहीं रहे, तो यहाँ पे अलास ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। बोल रहा है द लायंस शेयर
द लायंस शेयर का मतलब क्या होता है? लायंस शेयर का मतलब यह होता है बहुत बड़ा हिस्सा, ठीक है। लायंस शेयर का मतलब होता है बहुत बड़ा हिस्सा, तो हग प्रॉफिट नहीं, प्रॉफिट से नहीं होगा। द रिस्की, यहाँ पे तो रिस्क तो है ही नहीं यार। द हाईएस्ट अथॉरिटी नहीं, हाईएस्ट अथॉरिटी नहीं हो गए तो हाइट से संबंधित है। द लार्जेस्ट पोर्शन, ऑप्शन डी राइट आंसर, इसका मतलब हो जाएगा बड़ा हिस्सा। 15 नंबर क्वेश्चन, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू द फिल इन द ब्लैंक्स टू विंड बिलो सो that dash at night that many tree felt in the park। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो है आंधी आया रात में और उससे बहुत सारे पेड़ गिर गए। तो गिर गए तो क्या हुआ, आंधी जो आता है यहाँ पे इंटेंसली आता है, तीव्रता से आता है, बिल्कुल नहीं। आंधी के लिए हम लोग तीव्रता यूज नहीं करेंगे। जेंटली मतलब धीरे धीरे, धीरे धीरे आंधी आएगा तो फिर पेड़ गिरेगा। बॉडली मतलब क्या होता है, निडरता, अनिडर, अनिडर मतलब जो डरने वाला नहीं हो उसको बोल्डली बोलते हैं। तो आंधी का डरने से कोई रिलेशन ही नहीं है। यहाँ पे फोर्सली, फिर्सली मतलब एक देखिए, ये फोर्स का एडवर्ब है। तो फिर्सली मतलब क्या होता है, एक मतलब फिर्सली का मतलब क्या, फोर्स। ऐसे आप समझ सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ ना कि अब इसको ना कैसे एक्सप्लेन करें। इसका मतलब है प्रचंड, आप प्रचंड समझ सकते हैं, एक प्रचंड तरीके से आया। तो आंधी जो होता है वो प्रचंड तरीके से आता है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। सिलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड, यहाँ पे GAUGE है, गज। यहाँ पे GAUGE होता है, इसका मतलब होता है मापना। क्या होता है, गज। गज मतलब एक मापन का प्रणाली है। आप मानते हैं ना कितना गज का जमीन है, ये जो जमीन है कैसे गज है, आप गज में मापते हैं, तो एक मापन की प्रक्रिया। गैजेट, देखिए ये गजट का ऐसे स्पेलिंग होता है, GAZETTE, गजट। गजट मतलब आप लोग पढ़ते होंगे कि गजट आ गया है, भारत सरकार का गजट पेश हो चुका है, तो ये वही वाला गजट है। इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं राजपत्र, राजपत्र बोलते हैं। एक है गैजल, GAZELE, गजल मतलब हिरन होता है, इस गजल का मतलब क्या होता है, हिरन होता है। और एक और GAUJD है, एक इसको भी गज ही बोलते हैं। और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब जो होता है, यह मतलब होता है जाली टाइप का जो होता है, उसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। जाली इसको समझ सकते हैं, या धुंधला, जाली से ज्यादा बेटर रहेगा धुंधलापन। क्या रहेगा, धुंधलापन, धुंधलापन अच्छा रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से समझ सकते हैं। बोल रहा है ही इज रीडिंग अ बुक, ही इज रीडिंग अ बुक, इसका आपको पैसिव बनाना है, तो आप जो है इसका राइट आंसर, अ बुक इज बीइंग रीड बाय मी, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ठीक है, स्टोरी ऑफ द इंडिविजुअल रिटन बाय हिमसेल्फ। देखिए, अगर आप अपना जीवनी खुद लिखते हैं तो वो हो गया ऑटोबायोग्राफी। अगर आपका जीवनी कोई और लिख रहा है तो वो हो गया बायोग्राफी। तो यहाँ पे खुद लिखने का हिमसेल्फ बोल रहा है तो ऑटोबायोग्राफी, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगर वहीं दूसरा कोई लिखता है तो बायोग्राफी आंसर था। नोवेल मतलब तो उपन्यास होता है, हिस्ट्री मतलब इतिहास होता है। 19 नंबर क्वेश्चन, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट साइनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड इंटरफेयर। इंटरफेयर मतलब क्या होता है, हस्तक्षेप करना, हस्तक्षेप करना होता है। हस्तक्षेप मतलब आप किसी के काम में हस्तक्षेप कर रहे हैं, बाधा डाल रहे हैं। जैसे होता है ना, कोई कोई आप कोई भी काम कीजिए उसमें लगेगा राय देने, अरे ऐसे नहीं ऐसे होगा, ऐसे नहीं ऐसे होगा, ऐसे करो ऐसे होगा, ऐसे करो ऐसे, अरे और बाद में काम खराब हो जाता है। तो चलिए, ये होता है ना इंटरफेस मतलब हस्तक्षेप करना। तो असिस्ट मतलब तो सहायता करना। तो इसका साइनोनिम होगा नहीं, साइनोनिम मतलब पर्यायवाची शब्द होता है, यानी सेम मिलता जुलता होना चाहिए। हेल्प मदद मतलब मदद करना, तो ये भी हस्तक्षेप में नहीं आएगा। अलाउ मतलब तो क्या होता है, अनुमति देना, ये भी नहीं आएगा। लेकिन ऑब्स्ट्रक्ट मतलब होता है बाधा डालना। क्या होता है, बाधा डालना। तो बाधा डालना, हस्तक्षेप करना, बात सेम ही होता है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे एंटोनिम चूज करना है, बोल रहा है हेलो। हेलो, हेलो मतलब क्या, एंटोनिम मतलब होता है उल्टा, ये याद रखिएगा। तो हेलो, हेलो मतलब क्या होगा, खोखलापन। हेलो मतलब क्या होता है, खोखलापन, खोखला को हेलो बोलते हैं। तो यहाँ पे इम्पिटी मतलब खाली, ये तो इसी से रिलेटेड है। नैरो मतलब भी खाली होता है, इसी रिलेटेड। क्राउड, कर्व मतलब क्या होता है, इसका भी जो है वह हल्का खाली से संबंधित। लेकिन सॉलिड जो है वह खोखला नहीं, सॉलिड मतलब पूरा सॉलिड यानी भरा हुआ ठोस से संबंधित है। तो ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग देख लेते हैं हिंदी का क्वेश्चन, क्या देख लेते हैं, अब हम लोग हिंदी का क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, 21 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। बोला वाक्य में त्रुटिपूर्ण भाग का चयन कीजिए, यदि कोई त्रुटि ना हो तो डी का चयन कीजिए। बोल रहा है वीर सैनिक जो है, वीर सैनिक कहते हैं कि हम विद्रोही शत्रु का नाश कर देंगे। अब शत्रु है तो फिक्स है, विद्रोही तो होगा ही, ठीक है। तो इसमें विद्रोही लगाने का कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे ये जो है हम विद्रोही शत्रु का नाश कर देंगे, ये नहीं होना चाहिए। यहाँ पे डायरेक्ट सेंटेंस होता है वीर सैनिक कहते हैं कि
हम शत्रु का नाश कर देंगे। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो कहीं नहीं, यह किसकी प्रसिद्ध उक्ति है? निराला की प्रसिद्ध उक्ति है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वायु का पर्यायवाची है? वायु का पर्यायवाची अनिल है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अनल आग का होता है। क्या होता है? आग का। तैरने की इच्छा, तैरने की इच्छा से क्या जो है तैरने की इच्छा के लिए इनमें से कौन सा उपयुक्त शब्द कौन सा है? तैरने की इच्छा से जो उपयुक्त शब्द है वह तितीर्षा है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से चिरंतर का विलोम क्या है? चिरंतर का विलोम आपको बताना है और चिरंतर का विलोम हो जाएगा नश्वर। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? और जो कौन सा शब्द है इसका वर्तनी शुद्ध है? तो तिरस्कार जो है इसका वर्तनी शुद्ध है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। विद्यापति किस भाषा से संबंधित कवि है? विद्यापति जो है मैथिली भाषा से संबंधित कवि। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। जो दंड पानी योग्य है उस वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सी है? इसके लिए जो सही शब्द है वह है दंडनीय। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अब जीके का क्वेश्चन आता है, बोल रहा है भारत सरकार अधिनियम 1935 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था। बिल्कुल सही बात है। इस अधिनियम को भारत और बर्मा सरकार के लिए दो अलग अलग अधिनियमों को विभाजित किया था। हाँ, जो भारत शासन अधिनियम है 1935 उसी के तहत 1936 को 36 में जो म्यांमार था उसको अलग कर दिया गया। नहीं तो आज भी जो है म्यांमार जो है हम लोग के देश में होता है। म्यांमार, इधर अफगानिस्तान को भी तो अलग किया गया था ना अंग्रेजों के द्वारा। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इतना बड़ा भारत होता। चलिए कोई बात नहीं। यह अधिनियम 1 अप्रैल 1935 से प्रारंभ किया गया। बिल्कुल नहीं। देखिए, भले ही यह अधिनियम 135 में आया था, ठीक है, लेकिन ये जो ब्रिटिश संसद में है यह पास हुआ था अगस्त 1935 में, लेकिन यह चालू हुआ 1 अप्रैल 1937 से। ठीक है, कब? 1 अप्रैल 1937 से चालू हुआ और इसका 1 और 2 सही है तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। भारत शासन अधिनियम 1935 से बहुत सारे बदलाव हुए हैं और हमारे भारतीय संविधान के अप्रोक्स 60 टू 70% जो पोर्शन है वो भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए हैं। भारत शासन 1935 में जो है मूल अधिकार नहीं दिए गए थे अंग्रेजों के द्वारा और इसके लिए बहुत लड़ाई की गई थी। महात्मा गांधी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो 1931 में लंदन में हुआ था उसमें गए थे तो मौलिक अधिकार की ही मांग किए थे। और जो 1931 का अधिवेशन हुआ था, कराची अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा की गई थी, उसमें भी मौलिक अधिकार की मांग की गई थी लेकिन अंग्रेजों के द्वारा नहीं दिया गया था। ठीक है, और यह बोला गया कि 1935 के जो भारत सरकार अधिनियम आएंगे इसको भारत शासन अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। उसमें मौलिक अधिकारों की प्रावधान की जाएगी लेकिन अंग्रेजों के द्वारा नहीं किया गया। इस बार भारत शासन सरकार अधिनियम 1935 का भी बहुत बार विरोध किया गया। बहुत भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों के द्वारा भी इसका विरोध किया गया लेकिन अंततः यह लागू हुआ और इसके तहत बहुत सारे डेवलपमेंट हुए हमारे देश में। अगर प्रथम डेवलपमेंट की बात की जाए जो बहुत महत्वपूर्ण है तो एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई जो कि भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय आगे चल के बना, दिल्ली में स्थापित किया गया था संघीय न्यायालय। ठीक है, जो 1 अप्रैल 1936 1 अप्रैल जो है वो 1937 से अपना वो प्रारंभ कर लिया था। 1934 आरबीआई एक्ट था, वो तो आरबीआई अलग हुआ और फिर सर्वोच्च संघीय न्यायालय बनाया गया तो जो केंद्र के लिए था। एक फिर जो बड़ी उपलब्धि की गई जो वर्तमान में हम लोग का देश का जो सबसे एक महत्वपूर्ण अर्थव्यवस्था के लिए हिस्सा आरबीआई। आरबीआई एक्ट 1934 में आया था। ओके, याद रखिएगा आरबीआई एक्ट कब आया था? 1934 में, लेकिन 1 अप्रैल 1936 से जो है वह कार्य करना प्रारंभ किया था और भारत शासन सरकार अधिनियम 1935 के तहत उसका गठन किया गया था। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को कर दिया गया था। ठीक है, राष्ट्रीयकरण। और ठीक हो गया, इतना ही फर्क। हाँ, उसके बाद क्या हुआ कि जो है प्रांत से द्वैत शासन को हटा के केंद्र में द्वैत शासन लागू कर दिया गया था और भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत 1937 में चुनाव हुआ था देश में। और इस चुनाव में भी भारत के उस चुनाव में जो प्रांत होते थे, टोटल प्रांतों में उस समय 12 प्रांत हुआ करते थे, तो 12 प्रांतों जो हुए थे उस 12 प्रांत में जो है उस 12 प्रांत जो था उसमें से जो है 6 प्रांतों पे कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी। और उस समय जो प्रांत में जो मुख्यमंत्री हुआ करते थे उनको प्रधानमंत्री बोला जाता था। तो आपसे हम एक यहाँ पे क्वेश्चन पूछना चाहेंगे कि जो प्रथम चुनाव हुआ था 1937 में, उस समय बिहार के प्रथम या तो मुख्यमंत्री बोलिए या बिहार के प्रथम प्रधानमंत्री बोलिए,
किसे बनाया गया था? बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत फेमस क्वेश्चन है और बहुत किसी को पता भी होता है। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं 30 नंबर। बोल रहा है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? जो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम था 1976 में पारित किया गया था। और जो इतिहासकार है जो संविधान के बारे में जो जानकारी रखते हैं उन्होंने बताया कि जो इसमें इतना संशोधन किया गया था, इतना संशोधन किया गया था कि इसको एक अलग लघु संविधान का नाम दिया गया इस संविधान संशोधन को। इस संविधान संशोधन के तहत जो लोकसभा का कार्यकाल है वह 5 साल से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया। राष्ट्रपति का जो पावर है उसको बहुत कम कर दिया गया और इसके तहत एक बहुत बड़ी काम ये की गई कि प्रस्तावना में संशोधन किया गया और प्रस्तावना में संशोधन करके पंथनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता इन 3 शब्दों को जोड़ा गया था और ये पहली बार प्रस्तावना में संशोधन हुआ था और ये अंतिम बार भी हुआ है। इसका मतलब कि प्रस्तावना में अभी तक एक बार ही संशोधन हुआ है और वह हुआ है 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत। ठीक है, 1976 का जो संविधान संशोधन किया गया था, इसको लघु संविधान तो हम लोग बता ही दिए। ठीक है, यहाँ पे 1978 में जो है 44वां संविधान संशोधन किया गया था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट था और इसी 44वें संविधान संशोधन के तहत फिर से जो लोकसभा का कार्यकाल था वो जो 6 वर्ष किया गया था उसको फिर से 5 वर्ष कर दिया गया। ठीक है, जो 44वां संविधान संशोधन हुआ था इसके तहत एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट होती है जिसमें जो संपत्ति का अधिकार जो मौलिक अधिकार के अंतर्गत था उसको मौलिक अधिकार से हटाकर भाग 12 के जो भाग 12 के 300 क में इसको ले जाकर रख दिया गया। तो ऑप्शन यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा 1976। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति का क्रम कौन सा है? भारत के वर्तमान राष्ट्रपति का क्रम जो है 15 क्रम का है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 15वें क्रम देखिए, 15वें क्रम का राष्ट्रपति इसलिए हो गया, ऐसे अगर जनरली देखा जाए तो 16 होना चाहिए लेकिन 15वें जो राष्ट्रपति इसलिए हो गया ना क्योंकि जो राजेंद्र प्रसाद का था वो कार्यकाल 2 कार्यकाल था, बाकी उसके बाद जितने भी राष्ट्रपति हैं वो एक एक कार्यकाल के लिए रहे, बाकी राजेंद्र प्रसाद 2 कार्यकाल के रहे थे, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 15वें क्रम के हैं और जो द्रौपदी मुर्मू जी वर्तमान में हमारे देश के राष्ट्रपति हैं और द्रौपदी मुर्मू जी जो है वह पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति रही है, दूसरी महिला राष्ट्रपति रही है, पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल रही है और सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति बनने वाली भी पहली रही है माफ कीजिएगा द्रौपदी मुर्मू जी। ओके, 32 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन संविधानेतर संस्था है या संस्था था? यानी वह संस्था जो संविधान के द्वारा नहीं बनाया गया था, यानी असंवैधानिक संस्था को संविधानेतर संस्था बोला जाता है। तो इसमें कौन सा है? संघ लोक सेवा आयोग का बिल्कुल उल्लेख है, वित्त आयोग का उल्लेख है, चुनाव आयोग का उल्लेख है, लेकिन योजना आयोग का उल्लेख नहीं है। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे थोड़ा सा योजना आयोग है तो योजना आयोग से रिलेटेड हम लोग पॉइंट देखेंगे। योजना आयोग जो होता है, योजना आयोग का गठन कब किया गया था? योजना आयोग का जो गठन है, योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को किया गया था। कब? 1950 को किया गया था। इसके अध्यक्ष कौन होते थे? प्रधानमंत्री होते थे। यानी जो योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन हुए थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हुए थे योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष। ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, जो योजना आयोग है इसको खत्म कर दिया गया और इसके जगह पे 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग को लाया गया और नीति आयोग भी बिल्कुल सेम है योजना आयोग के तहत। जो पंचवर्षीय योजना बनाती थी वह योजना आयोग के द्वारा ही पंचवर्षीय योजना तैयार किया जाता था। बाकी यहाँ पे जो 315 है वह संघ लोक सेवा आयोग है, इसमें इसी में आ जाते हैं। ये जो संघ लोक सेवा आयोग है अनुच्छेद 315 के अंतर्गत आता है। जो वित्त आयोग की बात की गई है जो जो यहाँ पे वित्त आयोग की बात किया गया हमारे संविधान में तो वह किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? जो यह वित्त आयोग का अनुच्छेद 280 के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत? 280 के अंतर्गत आता है। और वित्त आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। थोड़ा सा लैपटॉप को ऐसे कर देता है, चलिए ठीक है, अब दिखेगा फिर। तो यह वित्त आयोग का जो गठन है हर 5 वर्ष पे राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। चुनाव जो आयोग जो है इसका 300 जो है अनुच्छेद कितना है चुनाव आयोग का जो अनुच्छेद है वह कौन सा है? 324 है। ठीक है, 324 है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 बोल रहा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44 का उद्देश्य क्या है? अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता है। ऑप्शन जो है ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके लिए थोड़ा सा एक लिखते हैं, जैसे देखिए हमारे संविधान का भाग 4 के बारे में अगर बात करें
तो जो भाग 4 है वह डीपीएसपी के अंतर्गत आता है, यानी जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है। राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व है, नीति निर्देशक तत्व, इसको हम लोग बोलते हैं, संविधान के भाग 4 के अंतर्गत आता है। इसमें टोटल 36 से लेकर 51 तक अनुच्छेद है। इसी में जो कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, अनुच्छेद 40 जो कि पंचायती राज से संबंधित है और हमेशा एग्जाम में आता है क्योंकि यह महात्मा गांधी के विचारों पर आधारित है। अनुच्छेद 44 इसी में आता है जो कि समान नागरिक संहिता से संबंधित है। समान नागरिक संहिता से संबंधित है और समान नागरिक संहिता से संबंधित है। इसी में आता है अनुच्छेद 49 जो कि राष्ट्रीय जो स्मारक है, राष्ट्रीय स्मारक के संरक्षण से संबंधित है। राष्ट्रीय स्मारक के जो है वह संरक्षण से संबंधित है। ठीक है, इसी के अंतर्गत आता है अनुच्छेद 48 का जो है वह पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है। किससे? पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है। ठीक है, इसी के अंतर्गत है अनुच्छेद 50 जो कार्यपालिका और न्यायपालिका के पृथकीकरण से संबंधित है। कार्यपालिका और न्यायपालिका के पृथकीकरण से संबंधित है। और इसी के अंतर्गत आता है 51 जो कि अंतर्राष्ट्रीय शांति से संबंधित है। किसके तहत? अंतर्राष्ट्रीय शांति से संबंधित है। और इतना ही इम्पोर्टेंट आपको याद रखना है, इस भाग 4 को जो महात्मा बी आर अम्बेडकर के द्वारा, बी आर अम्बेडकर जी थे जो वह संविधान की अनोखी विशेषता बताए थे। क्या बताए थे? संविधान की अनोखी विशेषता बताए थे। संविधान की अनोखी विशेषता बी आर अम्बेडकर के द्वारा बोला गया था। ठीक है, इसको हम लोग किस देश के संविधान से लिए हैं? आयरलैंड के संविधान से लिए हैं। आयरलैंड के संविधान से। आयरलैंड किस देश के संविधान से लिया था? स्पेन के संविधान से लिया था। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सूक्ष्म वित्त संस्थाओं की संवहनीयता से संबंधित आयाम क्या है? एक सेकंड, अब सही चल रहा है। ठीक है, संबंधित आयाम क्या है ये आपको बताना। भारत में सूक्ष्म वित्त संस्थानों की जो संवहनीयता है उससे संबंधित आयाम कौन सा है ये आपको बताना है। तो उससे संबंधित जो आयाम है वह है दाता निधि पर निर्भरता। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन है, एस एच जी पता है क्या है? एस एच जी जो है वह स्वयं सहायता जो समूह होता है उससे संबंधित है। तो एस एच जी बैंक लिंकेज आंदोलन के महत्वपूर्ण लक्ष्य का नेतृत्व आरबीआई के समर्थन से डैश ने किया था, तो नाबार्ड ने किया था। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। और स्वयं सहायता समूह से यह संबंधित है, याद रखिएगा। अच्छा, नाबार्ड का स्थापना कब हुआ था? ये थोड़ा सा क्वेश्चन आ सकता है। तो नाबार्ड का स्थापना 1982 में हुआ था। और आपसे पूछे कब जो हुआ था, तो 12 जुलाई को हुआ था। और ये किसानों को ऋण देने से संबंधित है नाबार्ड। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 बोल रहा है कि भारत सरकार द्वारा ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो स्वरोजगार जो है प्रशिक्षण योजना 1979 में शुरू किया गया था। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। भारत की क्रांति की जननी किसे माना जाता है? तो यह मैडम कामा जी को माना जाता है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, मैडम कामा जी को। और हुआ क्या था, जो मैडम भीका जी कामा है, यह 1907 में जर्मनी में, कहाँ पे? 1907 में जर्मनी में जो है वह सबसे पहले झंडा फहराया था। झंडा फहराया था, तो इसलिए इनको जो है वह क्रांति की जननी बोला जाता है। और इसीलिए इन्हें फेमस भी हुई थी। ठीक है, 1907 में जर्मनी। अच्छा, कोच जर्मनी में कहाँ पे आता है? स्टुटगार्ट। कहाँ पे? स्टुट जो गार्ड है वहां पे इन्होंने फहराया था। ये क्वेश्चन बीपीएससी में आया हुआ है, जगह का नाम, तो इसलिए हमने बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? गुलाम वंश का संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन बी राइट आंसर है। और किसका गुलाम था? गोरी का गुलाम था। किसका गुलाम था? गोरी का गुलाम था। यहाँ पे थोड़ा सा हम एक ले लें, एक एक्स्ट्रा पेज। बिल्कुल, चलिए लेते हैं। देखिए, जब गोरी जो है यहाँ से सब जीत कर यहाँ पे जो है वो लूट कर धन जा रहा था, तो यहाँ पे जो है गोरी अपने 3 गुलाम को, ठीक है, गोरी के 3 गुलाम थे। ठीक है, याद रखिएगा, क्वेश्चन आने वाला है इसलिए हम बता रहे हैं। ये तीनों से बहुत क्वेश्चन आता है। गोरी का 3 गुलाम था। एक था ऐबक जिसको हम लोग कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम से जानते हैं। एक था यलदूज यलदूज और एक था कुआचा। ये 3 कौन गुलाम थे? कौन? किसके? गोरी के। ठीक है, तो यलदूज और कुआचा को उधर लाहौर और मुल्तान वाला जो क्षेत्र था, मुल्तान बलूचिस्तान वाला जो क्षेत्र था, वहां पे जो है वो सूबेदार बना के चला गया। ठीक है, कहाँ पे? लाहौर, मुल्तान और बलूचिस्तान वाला क्षेत्र में क्या हुआ? सुल्तान बना के चला गया। और ऐबक को इधर जो है वो दिल्ली का सुल्तान बना के चला गया। किसको? दिल्ली का। तो ऐबक ने क्या किया? दिल्ली का तो सुल्तान बना के चला गया, लेकिन ऐबक ने सोचा कि ये भी गोरी के गुलाम है। अगर ये लोग चाहे
तो हमला करके दिल्ली को जीत सकता है, इसलिए ना ऐबक क्या किया, राजधानी को लाहौर बनाया, और लाहौर बना के फिर वहां से यलदूज और कुआचा पे नियंत्रण रखने के लिए लाहौर राजधानी बनाया, और दिल्ली को एक साम्राज्य के रूप में विकसित करने का जो है काम शुरू कर दिया। जो ऐबक जो है वह 1206 में गुलाम वंश का स्थापना कर दिया था। ऐबक बहुत ईमानदार टाइप के इंसान था। सबसे पहले इन्होंने बहुत दान करता था, इसलिए इसको लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। ठीक है, लाख बख्श के नाम से। ये इंपॉर्टेंट याद नहीं रखना है, बस इतना याद रखना है कि इन लोगों से युद्ध हुआ था, और जो ऐबक का जो सोच था वो सही हुआ। इन लोगों ने दिल्ली पे आक्रमण करने का कोशिश किया था, बाद में इन दोनों को यहाँ पे मार दिया गया, और फिर से जो है वह लाहौर पे, फिर से लाहौर जब उधर से अशांति हो गई, तो फिर जो है वह इल्तुतमिश जब राजा बना, तो उन्होंने लाहौर से राजधानी को दिल्ली स्थानांतरित कर लिया, क्योंकि अब कोई खतरा नहीं था। इसको कुरान खां के नाम से जानते हैं, क्योंकि इसको पूरा कुरान ही याद था ऐबक को। ऐबक जो है वह कभी जो है राजा की उपाधि धारण नहीं की थी, या सिपह सलाहकार, सलाहकार जो है सिपह सलाहकार के पद में जो है वह शासन किया था। इन्होंने गोरी के नाम से सिक्का चलवाया था, एंड प्लस में गोरी के नाम से जो है वह सिक्का चलवाया, गोरी गोरी के नाम से खुतवा भी पढ़वाया था। कहाँ पे? खुतवा भी पढ़वाया था, गोरी के नाम से खुतवा भी पढ़वाया था इसने। जो ऐबक था इसने कुतुब मीनार का निर्माण शुरू कराना शुरू किया था बख्तियार काकी के याद में। आपको बता दें, जो बख्तियार काकी थी वह पुरुष थी। ठीक है, बिल्कुल वैसा ही जो भारत के लोकसभा के प्रथम महिला अध्यक्ष जो थी मीरा कुमार, लेकिन वो क्या है, वो महिला है। लेकिन यहाँ पे जो बख्तियार काकी है, लग रहा है महिला है, लेकिन ये क्या है, पुरुष है। ठीक है, तो कुतुब मीनार का निर्माण किया, बाद में इल्तुतमिश ने इसको पूरा करवाया। ठीक है, तो इतना याद रखिएगा, ऐबक से 1206 से लेकर 1210 तक इसका शासनकाल रहा था, उसके बाद इल्तुतमिश का शासनकाल आ चुका था। 39 नंबर क्वेश्चन है, भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड किसके शासनकाल में बनाए गए थे? तो ये तो शेर शाह सूरी के द्वारा बनाया गया था, ऑप्शन सी राइट आंसर का, जो कि कलकत्ता से लाहौर तक जाता था, और वर्तमान में इसको NH1 और NH2 में डिवाइड कर दिया गया। बहुत रोड था, लंबा यह रोड था, तो यह भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड जो है वह शेर शाह के द्वारा बनाया गया, काफी फेमस यह रोड था। इसको सड़क ए आजम के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? सड़क ए आजम, सड़क ए आजम के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो यह शेर शाह के द्वारा बनवाया गया था। जो शेर शाह कौन था? हुमायूं को भगा के भारत से, और फिर यहाँ पे जो है सूर्यवंश का स्थापना किया था। तो फिर आगे का भी क्वेश्चन आएगा, डिटेल में देखेंगे। 40 नंबर क्वेश्चन है, कवि कालिदास किसके राज कवि थे? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। पीछे हम लोग इनके बारे में डिटेल डिस्कस कर चुके हैं सेट 1 में। निम्नलिखित में से किस नेता ने बिहार में 1857 के क्रांति का नेतृत्व किया था? तो कुंवर सिंह किए थे जगदीशपुर से, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, पिछले क्वेश्चन में हम लोग एक डिस्कस किए थे, आप ये बताइएगा कि बिहार में सबसे पहले विद्रोह कहाँ हुआ था? 1857 की क्रांति का सबसे पहले विद्रोह जरूर बताइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं 42 नंबर क्वेश्चन, कौन सुमेलित नहीं है? यहाँ पे कौन सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। 42 नंबर क्वेश्चन में कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो जो यहाँ पे चेल्कोपाइराइट, चेल्कोपाइराइट CuFeS2 ये बिल्कुल यही है। मैग्नेटाइट, ये लोहा का अयस्क है मैग्नेटाइट, तो Fe3O4 होता है, बिल्कुल सही है। एस्फिसोनाइट, एस्फिसोनाइट जो है वह जिंक का अयस्क है, और ये बिल्कुल ZnCO3 ये बिल्कुल सही है। ठीक है, और चेल्को ये तो देख ही लिए हम लोग, कॉपर का है। ठीक है, और अर्जेटाइट, अर्जेटाइट जो है, अर्जेटाइट यहाँ पे Ag3 होना चाहिए, यहाँ पे सोडियम है और एल्यूमिनियम है, बिल्कुल यहाँ पे नहीं है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। चेल्कोपाइराइट जो है वह कॉपर यानी तांबा से संबंधित है। ठीक है, और जो ताम्रप्रशांत काल है हमारे भारतीय इतिहास का ताम्रप्रशांत काल, इसलिए उसको जो है वह चिल्कोलिथ के नाम से भी हम लोग जानते हैं, क्योंकि यहाँ पे चेल्कोपाइराइट कॉपर को बोला जाता है, आप लोग समझ गए होंगे। 43 नंबर क्वेश्चन है, पीएच पेपर के तरल नमूने की एक बूंद डाली गई, यह देखा गया कि पीएच पेपर का रंग नीला हो जाता है, तरल नमूना निम्न में से कौन सा था? यानी जो है वह एक पेपर पे, पीएच पेपर पे और तरल नमूने की एक बूंद डाली गई, और देखा गया जो पीएच पेपर था वह नीला हो गया। तो नीला कब होता है ये आपको बताना है। नीला तब होता है जब वहाँ पे क्या होता है, जब क्षार होता है यानी बेस होता है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट का वह घोल होगा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 44 नंबर, अशुद्ध जल, ये तो उदासीन होता है। ठीक है, तो उदासीन जो होता है वह कोई असर नहीं करेगा। नींबू का एसिड होता है, यह नीला लिटमस को लाल में कन्वर्ट करता है, लेकिन ये सोडियम बाइकार्बोनेट लाल को क्या में नीला में कन्वर्ट करता है, तो यहाँ नीला बोल रहा है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा धातु वर्ग विद्युत ऋणात्मक गुण को बढ़ते हुए क्रम में दर्शाता है? विद्युत ऋणात्मक को बढ़ते हुए क्रम में दर्शाता कौन सा है? वह है, ठीक है, जो है वह लिथियम, सोडियम,
पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, यही दर्शा रहा है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग 45 नंबर क्वेश्चन देख ले। निम्न में से सत्य कथन का चयन कीजिए। सत्य कथन का चयन करना है, ठीक है। उपधातु अर्धचालक की भांति व्यवहार करती है, बिल्कुल सही है, ठीक है। स्टील एक मिश्र धातु है, ये भी सही है। धातुएं इलेक्ट्रॉनिक चालक होती है, बिल्कुल। जो इलेक्ट्रॉनिक चालक होती है, धातु इलेक्ट्रॉनिक चालक होती है, यानी विद्युत धारा का प्रभाव होता है, यानी इलेक्ट्रॉन का प्रभाव होता है। तो उपयुक्त तो सब सही है, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। विरंजक चूर्ण कैल्शियम CaCl CaO Cl2 विरंजक चूर्ण किस प्रकार का लवण है? जो विरंजक चूर्ण है वह मिश्रित लवण है, ऑप्शन सी राइट आंसर मिश्रित लवण है। नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन, डॉबेराइनर ने प्लेटिनम पर उत्प्रेरक के रूप में पहला प्रशिक्षण किया और तत्वों के समान त्रिक की खोज की, जिससे तत्वों की आवर्त सारणी का विकास हुआ। ठीक है, तत्वों का क्या हुआ? आवर्त सारणी का विकास हुआ। ये बिल्कुल सही है, ये सबसे पहले डोबेनियर ने ही शुरू किया था। अगर आप जो है पीरियोडिक टेबल का हिस्ट्री देखेंगे तो सबसे पहले डोबेनियर के द्वारा ही शुरू किया गया था। JW डोबेनियर जेना विश्वविद्यालय में रसायन विज्ञान और फ्रांस जो है वह फार्मेसी के प्रोफेसर थे, बिल्कुल सही है, ए भी सही है। ए और सी, एक और दो दोनों सही है, दोनों कथन सत्य, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं 48 नंबर क्वेश्चन। नींबू में कौन सा रस मिलता है? नींबू में कौन सा अम्ल मिलता है? साइट्रिक अम्ल मिलता है, एक का यहाँ पे बी हो जाएगा। बिच्छू या बुट्टी के चुभने वाले रोए जो होता है वह रोए, मतलब यहाँ पे कहने का मतलब हुआ कि जो वहाँ पे बिच्छू काटती है तो उसमें कौन सा जो उसमें नहीं होता है डंक, उसमें मारती है तो उसमें छोड़ देती है अपना जो है सूंड टाइप का एक पतला सा जो है रोआ होता है, तो उसमें जो है उसके कारण जो है कौन सा एसिड मिलता है, ठीक है। तो बिच्छू जो होता है उस काटते उसके तरफ जो है मेथनोइक एसिड मिलता है, यहाँ पे ए हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे ए हो जाएगा, इसका बी हो जाएगा। फिर बोला टमाटर में तो ऑक्जेलिक एसिड मिलता है, 3 का सी हो जाएगा। तो एक का बी यहाँ है, बिल्कुल एक ही ऑप्शन में, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। 2 का है, 3 का सी। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? प्लास्टर ऑफ जो पेरिस है इसका जो फॉर्मूला होता है CaSO4 हाफ H2O, ठीक है, CaSO4 हाफ H2O इसका फॉर्मूला होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का। और प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है वो कैल्शियम सल्फेट और हेमीडाइट्रेट बोलता है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। जब यहाँ पे आधा जल है तो आधा जल को हेमीहाइड्रेट बोलते हैं, और ये कैल्शियम सल्फेट तो है ही। निम्नलिखित में से कौन सा अंग अप्रयुक्त या क्षतिग्रस्त बिंबाणु को हटाने में सक्षम है? कौन सा अंग जो है वह जो है अप्रयुक्त और क्षतिग्रस्त बिंबाणु को हटाने के लिए जो है सक्षम है, वह है तिल्ली, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, तिल्ली अंग। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, तिल्ली अंग को ही हम लोग प्लीहा बोलते हैं, क्या बोलते हैं? प्लीहा के नाम से हम लोग जानते हैं। तो ये जो है वह बिंबाणु को घटाने में सक्षम होता है, ठीक है। ये प्लीहा जो होता है यहीं पे जो पुरानी, आपको पता है आरबीसी 120 दिन पे चेंज होते रहता है, सबको पता होगा, आपको पता होगा 120 दिन पे जो है जो पुराना आरबीसी है वो धीरे धीरे खत्म होता है और जो है नए आरबीसी नए ब्लड का निर्माण होता है। तो फिर वो आरबीसी कहाँ खत्म होता है? इसी प्लीहा में खत्म होता है। जो पुराना आरबीसी होता है इसी प्लीहा में खत्म होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बहुत सारे एग्जाम में हमने देखे हैं क्वेश्चन। 51 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए मैथ का क्वेश्चन, तो मैथ का क्वेश्चन जो है वो हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। आप लोग ने बनाइएगा, इजी क्वेश्चन होता है इसका, ठीक। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा 51 नंबर क्वेश्चन का? इसका आप सॉल्व कीजिएगा 1 सेकंड, 20 घंटे, 5 घंटे, 10 10 घंटे, 10 10 और 5 15 5। इसका आंसर जो हो जाएगा ना 120 मीटर हो जाएगा, 120 जो किलोमीटर हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। हम आंसर यहाँ पे बता देते हैं, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। इसको क्या कीजिएगा, इसको जो है भिन्न का पहले घटाव बनाइएगा। सबसे पहले जो है यह पूर्णांक को जोड़िएगा। पूर्णांक को कैसे जोड़िएगा? 16 × 25 = 80 और 2 82/5 आ जाएगा, ठीक है। माइनस 12 15 कितना होता है? तो 15 दहा के 150 और 15 दूनी 30, 180 और 181/15 ऐसे कीजिएगा। और यहाँ पे भाग का चिन्ह है तो भाग दे दीजिएगा। और 81 तिया कितना होता है? 8 3 का 24 और 1 241 और 4 कितना हुआ? 200, एक मिनट, 81 तिया कितना होगा? 8 3 का 24, 240 और 3 एकम 3, 243 और फिर 4 कितना हो? 247 हो गया। तो यहाँ पे 247/81 हो जाएगा और बस इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आपका जो है राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर जो हो जाएगा कितना हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए 1.8/19। फिर
यहाँ पे ए दिया हुआ 53 नंबर, ये तो इजी है। इसमें क्या होता है 4 और अनुपात 8 है, तो इस दोनों का रेशियो आप देखेंगे तो 4 यूनिट आ रहा है और फिर यहाँ पे 8 लीटर दिया हुआ है, तो 4 यूनिट का वैल्यू 8 लीटर दिया हुआ है। यहाँ पे पूछ रहा है मात्रा लीटर में बताइए, ए की जो प्रारंभ मूल मिश्रण में जो है वह ए की जो प्रारंभिक मात्रा बताना है तो 8 लीटर हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्रम से 120 मीटर और 150 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां समान दिशा में चल रही है, 70 किलोमीटर पर घंटा 52 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चल रही है, तो पहली रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी से कितने समय में पार करेगी। सबसे पहले देखिए यहाँ पे मीटर दिया हुआ है, यहाँ पे किलोमीटर पर सेकंड दिया होता है। सबसे पहले आपको जो क्या करना पड़ेगा इसमें, तो सबसे पहले आपको इस किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में जोड़ने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और फिर इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जो 120 है और 150 इसको पार करेगा तो यह कितना हो जाएगा 270 हो जाएगा। 0 5 2 7 270 जो है वह मीटर पार करेगा ट्रेन, तो उसमें कितना टाइम लगेगा ये आपको बताना है। और यहाँ पे 54 का जो राइट आंसर आ जाएगा 54 सेकेंड आ जाएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग सॉल्व कीजिएगा। देखिए जो मैथ का क्वेश्चन नहीं हो रहा, मेरा व्हाट्सएप नंबर तो यहाँ दिया हुआ, आप लोग फोटो खींच के भेज दीजिएगा, हम वहाँ पे भेज देंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम चाह रहे हैं ना थोड़ा सा जल्दी आज क्लास खत्म हो जाए। 55 नंबर क्वेश्चन है, दिव्या ने 1 रुपए में 6 कैंडी खरीदी और 50% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे 1 रुपए में कितनी कैंडी बेचनी पड़ेगी। तो सिंपल है, 6 कैंडी है तो उसको 50% यानी 1.5 गुना है, तो 4 डेढ़ कितना होता है 6, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 1 रुपए में 4 कैंडी बेचेगी। 45 मीटर और 35 मीटर आयाम की एक आयताकार क्षेत्रफल से बाहर 2.5 मीटर समान चौड़ाई एक पथ है और पथ का क्षेत्रफल क्या है ये आपको बताना है। इसको यहाँ पे हम बता देते हैं, आप लोग बना लीजिएगा। चलिए यहाँ पे हम ना थोड़ा सा टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, टेक्नोलॉजी का यूज। अरे इसमें नहीं गया, ले आते हैं। चलिए ऐसे ही बनाते हैं, इसमें नहीं आ रहा है। ठीक है, 56 नंबर क्वेश्चन। चलिए 56 नंबर क्वेश्चन है और यहाँ पे बोल रहा है 56 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोल रहा है 45 मीटर और 35 मीटर आयाम के एक आयताकार क्षेत्रफल है। ठीक है, और इसमें 2.5 मीटर समान चौड़ाई का एक पथ है। ठीक है, 2.5 में समान चौड़ाई का पथ है। तो एक सबसे पहले एक आयताकार दिया हुआ है, हम यहाँ पे केवल बता देते हैं, आपको बना लेना है। और यहाँ पे आयताकार दिया हुआ है, ये दिया है 45 और ये दिया है 35। ठीक है, और ये बोल रहा है ना कि ये जो चौड़ा है जो रास्ता है 2.5 मीटर है, 2.5 मीटर ये रास्ता है। ठीक है, तो आप अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो केवल रास्ता का चौड़ाई यहाँ पे निकालने को बोल रहा है, रास्ता का ही चौड़ाई निकालने के लिए बोल रहा है। तो पथ का क्षेत्रफल, हाँ, रास्ता का चौड़ाई निकालने के लिए बोल रहा है। तो अगर आप ये पूरा आयत का क्षेत्रफल, ठीक है, निकाल के और ये जो बीच वाला आयत जो है, बीच वाला जो आयत बन रहा है इसका क्षेत्रफल घटा दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले बीच वाला आयत का लंबाई चौड़ाई कैसे निकलेगा, अब आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे 2.5 यहाँ भी आ रहा है रास्ता की चौड़ाई, यहाँ भी रास्ता की चौड़ाई 2.5 आ रहा है, तो ये टोटल क्या है 45 है। तो इसमें जो रास्ता का चौड़ाई 2.5 आ रहा है घटाइएगा तो यहाँ पे 40 हो जाएगा। ओके, ठीक है। ओहो, यहाँ पे ना थोड़ा सा क्वेश्चन जो है वो, एक सेकंड, ये बाहर से रास्ता बनाने के लिए बोल रहा है और हम लोगों ने अंदर रास्ता बना दिया। तो ठीक है, चलिए ये जो है यहाँ पे एक आयत बन गया और इसका जो है लंबाई चौड़ाई जो है 45 और 35 मीटर है। ठीक है, और इसके बाहर एक रास्ता हमको बनाना है और ये जो रास्ता होगा ये रास्ता बनाना है और इस रास्ता का जो यहाँ पे जो है वो 2.5 मीटर लंबा चौड़ा है इस रास्ता का। ठीक है, 2.5 मीटर चौड़ा है। तो अगर आप देखेंगे तो आपको ना पहले हम तो वही कंसेप्ट आएगा घटाने वाला, इसका क्षेत्रफल निकाल के और पूरा का क्षेत्रफल से घटा दीजिए। तो इस पूरा का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको बाहर का जो है उसका लंबाई चौड़ाई पता होना चाहिए। ठीक है, उसका लंबाई चौड़ाई क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे 2.5 और यहाँ पे 2.5, 2.5 हुआ, यानी यहाँ से यहाँ तक तो 45 है, यहाँ से 45 है और ये 2.5 और 2.5 5 जोड़ दीजिएगा तो टोटल 50 मीटर हो जाएगा।
और फिर उधर इधर भी ऐसे ही, यहाँ पे 2.5 हो जाएगा 2.5, और यहाँ पे भी 2.5 यानी 2.5, 2.5 कितना होगा 5 हो जाएगा, यानी जो ये बाहर है इसका कितना हो जाएगा 40 मीटर हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन बहुत ईजी हो गया। अब इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, आप लोग इजीली बना लीजिएगा। इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए आप क्या कीजिएगा, 45 और 35 का इसका क्षेत्रफल और फिर इसका क्षेत्रफल निकाल के घटा दीजिएगा, वही आंसर आ जाएगा, बस बात खत्म। चलिए, तो ये उसके बाद आंसर आ जाएगा। आंसर नहीं आएगा तो आप कमेंट करके बताइएगा, हम बना देंगे। किसी समानांतर श्रेणी में n पदों का योगफल कितना है 136, तो सर्वांतर सर्वांतर 4 तथा अंतिम पद 31 है, तो n का मान क्या होगा, n का मान क्या होगा ये आपको बताना है। n का मान यहाँ पे जो राइट आंसर आपका आ जाएगा वो आ जाएगा 8, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आप बनाइएगा। 50 नंबर क्वेश्चन है, जीरो बी जो है वह बी हो जो है वह 0 से ज्यादा और 90 डिग्री से कम होने से, तो कॉट स्क्वायर बी और माइनस कॉसेक स्क्वायर बी का मान ज्ञात कीजिए, ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा -1, और इसका फॉर्मूला होता है कॉटेक स्क्वायर एक फॉर्मूला होता है कॉट स्क्वायर प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ठीक है, सिंपल है, इसमें इसमें तो क्या ही करना है, कॉट स्क्वायर बी माइनस कॉसेक स्क्वायर बी दिया हुआ है ना, कॉसेक स्क्वायर बी, यहाँ से माइनस कॉमन ले लीजिए, तो एक फॉर्मूला होता है कॉसेक स्क्वायर बी, ठीक है, प्लस ये हो जाएगा माइनस माइनस कॉट स्क्वायर बी, या फॉर्मूला इज इक्वल टू 1 होता है, यहाँ माइनस होता है तो 1 होता है, तो -1 आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन राइट। बुरा निम्नलिखित पर विचार कीजिए, रॉलेट एक्ट के विरुद्ध आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था, खेड़ा सत्याग्रह 1918 में, और अहमदाबाद मिल मजदूर भी 1918 में हुआ था, और रॉलेट एक्ट 1919 में हुआ था। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए तीन तीन है और लास्ट में एक होगा, शुरू में 3 लास्ट में एक, इसमें इसमें नहीं है, ये दोनों में अब कोई आंसर होगा। ठीक है, इसी दोनों में कोई आंसर होगा, तो यहाँ पे जो है वह सबसे पहले खेड़ा सत्याग्रह हुआ था, उसके बाद क्या हुआ था, अहमदाबाद सत्याग्रह हुआ था। अगर हम लोग बात करें तो दोनों 1918 में हुआ था, लेकिन जो है वह सबसे पहले खेड़ा हुआ था, उसके बाद अहमदाबाद हुआ था, तो ऑप्शन यहाँ पे पहले अहमदाबाद मिल मजदूर हुआ था, उसके बाद खेड़ा हुआ था, तो यहाँ पे जो है वह 4, उसके बाद 2, हाँ ऑप्शन ए राइट आंसर सही होगा, सॉरी, यहाँ पे जो है वो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ए तो होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो 2 नंबर है वो पहले ही दे दिया है। ठीक है, तो ए तो होगा ही नहीं। ठीक, चलिए हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। 60 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष निर्वाचित होने वाला प्रथम यूरोपीय व्यक्ति कौन है। प्रथम यूरोपीय व्यक्ति जो है वह है जॉर्ज यूले, आपको याद रखना है, ऑप्शन बी राइट आंसर जो होगा जॉर्ज यूले। ठीक है, और इलाहाबाद का जो 1888 अधिवेशन हुआ था उसी में ये जो है अध्यक्षता किए थे। 61 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, मंदारिन भाषा किस देश पड़ोसी देश की आधिकारिक भाषा है। जो मंदारिन भाषा है वह किस देश की आधिकारिक भाषा है, तो मंदारिन भाषा जो होता है वह चीन में बोला जाता है, ऑप्शन ए डी राइट आंसर हो जाएगा, 61 का डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 62 नंबर क्वेश्चन, ग्रैमी जीतने वाले पहली भारतीय महिला कौन थी, वह थी पल्लक मुच्छल, ऑप्शन बी राइट आंसर, पल्लक मुच्छल नहीं, तन्वी शाह, ऑप्शन सी राइट आंसर, तन्वी शाह थी, और 62 का सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 63 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, बिहार में अंतिम बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था। ये बीपीएससी में भी आया हुआ क्वेश्चन है, बिहार में अंतिम बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था, 7 मार्च 2005 को, ऑप्शन यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। स्वतंत्र भारत में पहले मंत्रिमंडल 1947 के श्रम मंत्री कौन थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, श्रम मंत्री कौन थे ये आपको बताना है, तो वह थे जगजीवन राम, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। राजेंद्र प्रसाद कृषि मंत्री थे, ठीक है। सरदार बलदेव सिंह रक्षा मंत्री थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी कौन सा मंत्री थे ये आपको बताना है। चलिए नेक्स्ट हम 65 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन कब और कहाँ आयोजित किया गया था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये भी जो दरोगा का एग्जाम हुआ था, इसमें दरोगा का पीटू जो हुआ था इसमें आया हुआ क्वेश्चन है। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन कब और कहाँ आयोजित किया गया था, तो बेलग्रेड में 1961 में आयोजित किया गया था, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। संविधान सभा की पहली बैठक कब आयोजित की गई। संविधान सभा जो है इसकी पहली बैठक आयोजित किया गया था 9 दिसंबर 1946 को, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद जो 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। 11 दिसंबर 1946 को जो बैठक हुआ था उसमें राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। और जो 13 दिसंबर 1946 को बैठक हुआ था उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तावना पेश किया गया था, ठीक है। और 22 जनवरी 1947 को प्रस्तावना को स्वीकार कर लिया गया था।
द्वितीय क्षेत्र में कौन सा सेवाएं सम्मिलित है? द्वितीय क्षेत्र में आपको पता है जो है हमारे जो है अर्थशास्त्र में प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र आता है। तो प्राथमिक क्षेत्र में जो है वह सोर्स आता है, रिसोर्स जैसे किसान वगैरह जो होते हैं, जो कृषि वगैरह करते हैं, जो है सोर्स जो मेन होता है, ठीक है, मेन उत्पादन का जो रिसोर्स होता है, तो रिसोर्स वो आ जाता है प्राथमिक। द्वितीय में जो क्या होता है, वह संपर्क साझा करने वाला होता है, ठीक है, यानी जो है पहुंचाने वाला होता है, तो इसको बोलते हैं। और तृतीय में जो होता है वह सेवा क्षेत्र आता है। तो जो 67 नंबर है बोल रहा है द्वितीय क्षेत्र के बारे में, तो इसमें क्या आता है, विनिर्माण आता है द्वितीय क्षेत्र में। बैंकिंग तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। राजकोषीय घाटा होता है। राजकोषीय घाटा क्या होता है, यह प्राथमिक घाटा प्लस ब्याज भुगतान होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 68 नंबर को, एक सेकंड, हाँ 68 आ गया। 69 नंबर क्वेश्चन है उत्पादन का अर्थ है। उत्पादन का अर्थ क्या है, तो यह है उपयोगिता का सृजन। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। गुल्लक बच्चा बैंक कहाँ है, जो गुल्लक बच्चा बैंक है यह है पटना में। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। विश्व की सबसे बड़ी मूंगा चट्टान जिसे ग्रेट बैरियर रीफ के नाम से जाना जाता है, किस भौगोलिक स्थिति की भौगोलिक स्थिति क्या है, इसकी जो भौगोलिक स्थिति ऑस्ट्रेलिया में है। ऑप्शन बी ए राइट आंसर हो जाएगा। 72 नंबर क्वेश्चन है, एक वयस्क इंसान सामान्य रूप से 24 घंटे में लगभग 1 से कितना लीटर मूत्र विसर्जित करता है? जो इसका मूत्र विसर्जित कर सकता है वह 1.8 लीटर कर सकता है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा हार्मोन युवावस्था के समय लड़कों में दिखाई देने वाली उपस्थिति में बदलाव लाता है? इसकी उपस्थिति में जो बदलाव होता है वह टेस्टोस्टेरोन होता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। और विटेकर विटेकर द्वारा प्रतिपादित 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में निम्न में से कौन सा समूह शामिल नहीं है? इसमें कौन से समूह नहीं, प्रोटोजोआ शामिल नहीं है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। बाकी फंगी, प्रोटिस्टा या निमिलिया ये सब है। कौन सा ऊतक पौधों को कठोर और दृढ़ बनाता है? वह कौन सा ऊतक है जो पौधों को कठोर बनाता है? तो एस्केलेरे काइमा जो है वो पौधे को कठोर और दृढ़ बनाता है। नेक्स्ट है 76 नंबर, फूल के नर प्रजनन भागों को क्या कहा जाता है? फूल के जो नर प्रजनन भाग है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फूल के नर प्रजनन भाग को हम लोग पुंकेसर बोलते हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। डीएनए अणु में थायमीन बेस 2 हाइड्रोजन बंधों द्वारा निम्न बेस में से किससे जुड़ा होता है? ये जो निम्न बेस है इसे एडेनिन से जुड़ा होता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। मानव परिसंचरण तंत्र में सभी शिराएं रक्त को हृदय की ओर ले जाती है। फुफ्फुसीय शिरा और अन्य शिराओं में क्या अंतर है, ये आपको बताना है। जो फुफ्फुसीय शिरा होती है वो ऑक्सीजन युक्त जो है वो रक्त ले जाती है। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 79 नंबर, एम्बिका ऑफिस नेलिस, ठीक है, जिसका भारतीय स्थानीय नाम क्या है, का उपयोग च्यवनप्राश के निर्माण में किया जाता है। च्यवनप्राश के निर्माण में जो है आंवला का उपयोग किया जाता है। और जो एम्बिल्का एफिसिनेलिस इसका वैज्ञानिक नाम है आंवला का। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। माध्यमों 1, 2 और 3 अपवर्तनांक के क्रमशः 1.31, 1.38 एंड और 1.44 है। तो यदि माध्यमों में प्रकाश की चाल क्रमशः V1, V2, V3 है, तो उनके बीच जो है निम्न में से कौन सा संबंध सही है, ये आपको बताना है। इनमें से कौन सा संबंध सही है? तो ये जो है वो V1, V2 और V3 सही हो जाएगा। ऑप्शन डी राइट आंसर है। देखिए जो अपवर्तनांक होता है, अपवर्तनांक होता है वह इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, जो है वो चाल के, जो प्रकाश की चाल होता है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो जो चाल कम होगा, सॉरी, जिसका अपवर्तनांक कम होगा उसका चाल क्या हो, उसका चाल ज्यादा होगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे फिर से मैथ का क्वेश्चन आ गया। मैथ का क्वेश्चन है 18 मीटर, ये आपको सॉल्व कर लेना है। इसका जो सॉल्व कीजिए तो राइट आंसर 25 आएगा। देखिए केवल सेट 2 में ही हम मैथ नहीं करा पा रहे हैं क्योंकि मैथ में थोड़ा सा टाइम लगेगा और थोड़ा सा हम वीडियो बहुत लॉन्ग नहीं ले जा सकते। कल से हम बिल्कुल फिट हो जाएंगे तो मैथ का सबसे पहले हम मैथ का ही क्वेश्चन कराएंगे। प्रॉमिस करते हैं कि कल से जो भी सेट होगा कि सबसे पहले हम मैथ का क्वेश्चन कराएंगे, उसके बाद ही जीके का क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, 82 नंबर क्वेश्चन, एक समूह त्रिभुज का परिमाण 48 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर राइट आंसर डी हो जाएगा 64√3। ठीक है, 83 नंबर क्वेश्चन, एक वर्ग का परिमाप 124 मीटर है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसका क्षेत्रफल क्या होना चाहिए, इसका जो आंसर क्या हो जाएगा, 83 नंबर का आंसर हो जाएगा 961 मीटर स्क्वायर। बिंदु P7-3 के भुज और कोटि में क्या अंतर है? इसके भुज और कोटि में अंतर क्या है, तो 10 इसका राइट आंसर होगा। सब मैथ को आपको प्लीज आप लोग सॉल्व कीजिएगा, जो नहीं बनेगा वो मेरे व्हाट्सएप पे जरूर भेजिएगा।
एक निश्चित तर्क के अनुसार 11 से 123 से संबंधित है, समान तर्क के अनुसार 20 402 से संबंधित, समान तर्क के अनुसरण करते हुए 13 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। इसका संबंध जो है 171, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। इसमें सिंपल सा है, 11 11 हुआ 121 और प्लस 2 कर दिया है, 20 20 हुआ 240 प्लस 2 कर दिया है, तो 13 13 हुआ 169 तो 171। रीजनिंग के क्वेश्चन तो वैसे ऐसे डायरेक्ट बन जाता है। फिर ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसमें प्लस और माइनस को आपको चेंज कर देना है और गुना और भागा को चेंज कर देना है और इसके बाद इसका आंसर निकल जाएगा। ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है, एक आयताकार मेज पे बना हुआ है, जो सेट 1 था उसमें हम लोग इस पे डिस्कस भी किए थे, ठीक है। तो इसको भी आप लोग ऐसे बना लीजिएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं 88 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित है। कौन सी मिट्टी जो है वो नदियों द्वारा निर्मित है। जलोढ़ मिट्टी, इसका दो पार्ट होता है। जलोढ़ मिट्टी का एक खादर होता है, एक खादर होता है और एक बांगर होता है। क्या होता है, खादर और बांगर होता है। दो सागरों तथा जलाशयों को जोड़ने वाली संकरी जल पट्टी को क्या बोलते हैं। जो संकरी जल पट्टी है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको जल डमरू बोलते हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 90 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित युगों में से कौन सा सुमेलित नहीं है। कौन सा सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। तो अपिको आंदोलन से पी हेगड़े संबंधित है, चिपको आंदोलन से एस एल बाहुगाना, नर्मदा बचाओ से मेधा पाटकर, शांति घाटी आंदोलन से बाबा, नहीं ये संबंधित नहीं, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। भारत की जलवायु का वर्णन करने के लिए प्रयुक्त सामान्य शब्द क्या है। जो भारत की जलवायु जो है इसको आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इसके लिए जो है उष्ण कटिबंधीय मानसून है भारत की जलवायु, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 92 नंबर क्वेश्चन है, महाबोधि मंदिर कहाँ स्थित है। महाबोधि मंदिर बोध गया में स्थित है। 90 का 92 का डी राइट आंसर हो जाएगा। 1921 में किसने विश्व भारती नामक प्रसिद्ध शैक्षणिक संस्थान की स्थापना की थी। रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया था। 93 का ए राइट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन पता है कहाँ आया हुआ, ये क्वेश्चन हम देखे थे आपको, एमटीएस का एग्जाम हुआ था 5 सितंबर 2023 को, और उसके फर्स्ट शिफ्ट का एक क्वेश्चन है। ये 100% हम कंफर्म बता रहे हैं, क्वेश्चन हमको याद है कि एमटीएस के जो एग्जाम हुआ था सितंबर 2023 में, उसके फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। आप लोग जाके चेक कीजिएगा, नहीं होगा तो कमेंट कीजिएगा ये झूठा है, ठीक है। ऐसे कंफर्म यही है, ठीक है। आप जाके चेक कर लीजिएगा। भारत भारती के लेखक कौन है। भारत भारती के लेखक कौन है, यह है मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। गोल्डन रॉक पैगोडा किस देश में है। गोल्डन रॉक पैगोडा जो है वह म्यांमार में स्थित है। वर्ष 2024 के किस अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन यानी आईएसओ ने अपना अध्यक्ष किस देश को घोषित किया है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन जो है अपना अध्यक्ष किस देश को घोषित किया 2024 के लिए, तो यह घोषित किया है भारत को, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, वित्तीय वर्ष 2024 के दौरान भारत में जीवाश्म ईंधन क्षमता कितनी बढ़ी है। वित्तीय वर्ष 2024 के दौरान जो भारत में जीवाश्म ईंधन क्षमता है वो 2.4% बढ़ी, ऑप्शन बी राइट आंसर। 14वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया गया। 14वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया 25 जनवरी को, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस, 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाते हैं। हाल ही में 30 अप्रैल 2024 को दिनेश कुमार त्रिपाठी भारत के 10वां नौसेना प्रमुख नियुक्त किए गए हैं। कौन सा क्रम का, तो 26वें क्रम का नियुक्त किए गए हैं। किस देश ने दुनिया का पहला 6G डिवाइस लॉन्च किया। दुनिया का पहला 6G डिवाइस जो है जापान ने लॉन्च किया, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे सेट नंबर 2 को कंप्लीट कर लिए। हाँ, इसमें थोड़ा बहुत ज़्यादा डिटेल हम लोगों ने नहीं दिखे, बहुत सिंपल में सेट नंबर 2 को कंप्लीट किए। लेकिन हम आपसे प्रॉमिस करते हैं कि जो सेट 3 आएगा तो सबसे पहला तो प्रॉमिस ये है कि उसमें सबसे पहले हम लोग मैथ का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, उसके बाद रीजनिंग का क्वेश्चन, देन जीके जीएस का क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। और एक और काम हम लोग करेंगे, जो रीजनिंग का क्वेश्चन है उसको अलग डिस्कस करेंगे, उसका एक अलग वीडियो ला देंगे। फिर जो मैथ का क्वेश्चन है उसका एक स्पेशली अलग वीडियो ला देंगे, और फिर जीके जीएस का एक अलग स्पेशल वीडियो ला देंगे, तो और आसानी हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग सेट 3 के साथ। उम्मीद करते हैं आप जो है वही प्यार बनाए रहिएगा जो कि सेट 1 में बनाए हुए हैं, और फिर से आप लोग वैसा ही सब्सक्राइबर्स बढ़ाते रहिएगा ताकि मेरा मन खुश रहे, और फिर से हमारा जो तबीयत अचानक से ठीक हो जाए, हम आगे आपके लिए वीडियो बना दें। ऐसे कल से रेगुलर वीडियो आएगा। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।